क्या बताया था? जो सिद्धांत पूंजी संरचना को प्रभावित करता है वो रिलेवेंट है, और जो प्रभावित नहीं करता वो इररिलेवेंट है। तो डूरंड ने जो शुद्ध आय का सिद्धांत बताया, उसमें बताया है कि जो पूंजी संरचना मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है, वो ऋण पूंजी और समतांश पूंजी से प्रभावित करती, मतलब पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं। और अपन ने 2 सिद्धांत देखे थे जो इररिलेवेंट थे, ठीक है। इररिलेवेंट में वो प्रभावित नहीं करते, ठीक है, किसको? पूंजी संरचना को प्रभावित नहीं करते। अब साइड हेडिंग डाल के लिखे मान्यता, मान्यता या एजम्पशन। मान्यता या एजम्पशन। पहला पॉइंट, कोई कर नहीं होता, मतलब कोई टैक्स वगैरह नहीं रहता। दूसरा, ऋण पूंजी की लागत समता पूंजी की लागत से कम होती है। ऋण पूंजी की लागत, ऋण पूंजी की लागत ब्रैकेट में लिखना के डी, के और डी। के मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डी मतलब डिवेंचर या डेट, तो के डी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेट। समतांश पूंजी की लागत, पूंजी की लागत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? के। अभी आगे पढ़ेंगे अपन पूंजी लागत चैप्टर को, तो पूंजी की लागत के बोलते हैं। और समता मतलब ई मतलब इक्विटी, तो के ई से कम होता है। एक बार फिर से समझें, ये रिलेवेंट थ्योरी है। रिलेवेंट थ्योरी का मतलब होता है पूंजी संरचना 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, ऋण पूंजी और समतांश पूंजी। ये दोनों पूंजी पूंजी संरचना को प्रभावित करती हैं, ठीक है। इतना होने के बाद अपन को मान्यताओं पर प्रश्न बनता है। तो मान्यता क्या है? इसमें कोई कर नहीं लगता, और दूसरी पॉइंट, ऋण पूंजी की लागत मतलब के डी जो रहता है वो के ई से कम होता है। के ई से मतलब के डी ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये अपनी पहला सिद्धांत हो गया, ठीक है। दूसरा सिद्धांत कौन सा था रिलेवेंट वाला? परंपरागत सिद्धांत था। परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल थ्योरी या ट्रेडिशनल अप्रोच, इसकी मान्यता लिख लें। ये सब डूरंड ने ही दिए थे, ध्यान रखना। परंपरागत सिद्धांत की मान्यता है यही जितनी मान्यता अपन ने अभी 2 मान्यताएं लिखी ना, वही परंपरागत सिद्धांत की भी मान्यता है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लिखना, मतलब लिख लेना उपरोक्त अनुसार, मतलब जो ऊपर की मान्यताएं थी वही मान्यताएं यहाँ पर भी लागू होती हैं। मतलब जितनी भी रिलेवेंट थ्योरी रहती हैं उन सब की मान्यता एक सी रहती है, ठीक है। अब तीसरा सिद्धांत कौन सा था? मोदी, गिलियानी और मिलर का सिद्धांत। कूलर बंद कर दिया क्या? कूलर इसके बारे में समझे। मोदी, गिलियानी और मिलर का सिद्धांत क्या है? मोदी, गिलियानी और मिलर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में कुछ मान्यताएं तथा 3 मूल प्रतिज्ञप्तियों का उल्लेख किया, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे किया जा रहा है। मतलब
मोदी, गिलियानी और मिलर सिद्धांत की मान्यताएं, साइड हेडिंग डाल लें। और पहला पॉइंट लिखें, पूंजी बाजार पूर्ण होता है। पूंजी बाजार पूर्ण होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपिटल मार्केट रहता है वो पूर्ण होता। पूर्ण होता मतलब सबको सब जान, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता होती है ना, पूर्ण प्रतियोगिता में चाहे वो कस्टमर हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे ग्राहक हो, सबको सब कुछ जानकारी रहती है। तो ऐसे ही पूर्ण प्रतियोगिता में सारी जानकारी रहती हैं। दूसरा पॉइंट, क्रय विक्रय की कोई लागत नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय की कोई लागत नहीं होती है, मतलब कोई इसमें व्यय आदि नहीं होते हैं। और तीसरा, कोई कर नहीं होता है। ये मोदी, गिलियानी की मान्यताओं को बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था। इसमें से बस इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये अपने सिद्धांत से संबंधित हो गए प्रश्न, मतलब थ्योरी हो गई। अब इससे रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट हैं तो आप उनको लिखते जाइएगा। देखिए, शोधन क्षमता का आदर्श अनुपात लिखिए, शोधन क्षमता या सॉल्वेंसी रेशियो। शोधन क्षमता का आदर्श अनुपात 2:1 होता है। 2:1 होता है। जैसे आपको मालूम है चालू अनुपात कितना आदर्श मान कितना होना चाहिए, आदर्श आइडल कंडीशन कितनी होनी चाहिए? 1:1 नहीं, आदर्श चल अनुपात चालू अनुपात का आदर्श कितना होना चाहिए वीना मैडम? 2:1। लिखो, लिख लीजिए, चालू अनुपात आदर्श 2:1 होता है। अब आते हैं अपन लीवरेज पर। लीवरेज क्या कहलाता है? उत्तोलक। लीवरेज का मतलब होता है, जैसे अपन लीवर लगा देते हैं ना, लीवर मतलब एक जो रॉड टाइप की कोई भी चीज़, कोई भारी वस्तु को उठाने के लिए कोई हल्की सी कोई चीज़ लगा देते हैं, उससे वो वस्तु आगे बढ़ जाती है। ऐसे ही मान लीजिए बिजनेस में भी रहता है या फर्म में भी रहता है। क्या होता है कि यदि हम मान लीजिए अपनी जो पूंजी संरचना मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसमें यदि हम ऋण पूंजी की थोड़ी सी वृद्धि कर देते हैं तो कंपनी के लाभ अनुपात में जो वृद्धि अथवा कमी उत्पन्न होता है उसको हम लीवरेज कहते हैं। लिख लीजिए लीवरेज का अर्थ, इसका इंग्लिश शब्द ही यूज होता है लीवरेज, हिंदी में तो उत्तोलक बोला जाता है। क्या बात है सोनिका मैडम, आज भी लेट हो गई आप? जी सर, मैं ना एक्चुअली थोड़ा सा डॉक्टर के यहाँ गई थी तो मेरा नंबर लेट आया, मैं जस्ट अभी आई। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अभी ना रोज रोज कुछ ना कुछ काम हो जा रहा है, हम लेट हो जा रहे हैं। इसी का नाम तो घर गृहस्थी है। हाँ नहीं, एक्चुअली सर वो बीपी थोड़ा सा बढ़ गया था तो वो डॉक्टर को दिखाना था आज, तो उन्होंने दवाई चेंज कर दी है। इसलिए हमें ज्यादा टेंशन नहीं रहती घर गृहस्थी की। अच्छा चलिए जी, लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए लीवरेज। लीवरेज उस सीमा को व्यक्त करता है, उस सीमा को व्यक्त करता है जिसके कारण ऋण पूंजी में
थोड़ी सी वृद्धि अथवा कमी करने से जो लाभों में कमी या वृद्धि होती है उसे व्यक्त करता है। देखो, ये तो थ्योरेटिकल भाषा हो गई, इसको अपनी भाषा में समझें। जो लीवरेज रहता है वो उस सीमा को व्यक्त करता है, मतलब व्यापार की उस सीमा को बताता है। देखिए, प्रश्न में हमने बताया पूंजी संरचना दो प्रकार से मिलकर बनती है। एक होती है कौन सी पूंजी? समतांश पूंजी या समता पूंजी, और दूसरी होती है ऋण पूंजी। ठीक है, यदि हम ऋण पूंजी में वृद्धि कर देते, किसमें? ऋण पूंजी में वृद्धि कर देते हैं, तो उससे लाभ के अनुपात में जो वृद्धि या कमी होती है उसको हम लीवरेज बोलते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से, ऋण पूंजी में वृद्धि करने से जो लाभ के अनुपात में, प्रॉफिट शेयरिंग में जो कमी या वृद्धि होती है उसको हम लीवरेज कहते हैं। ये मीनिंग वगैरह मतलब केवल आपको ध्यान रखने के लिए बताया था, इसमें मीनिंग नहीं आता है। इसमें यह आता है लीवरेज कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखिए, लीवरेज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कोई बताएंगे? फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग, कंबाइंड। यस। पहला लिखिए परिचालन लीवरेज। दूसरा वित्तीय लीवरेज। और तीसरा संयुक्त लीवरेज। अब साइड हेडिंग डालिए, परिचालन लीवरेज किसे कहते हैं? परिचालन लीवरेज परिचालन लीवरेज किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब क्या होता है? लीवरेज का मतलब समझ में आया? यदि हम ऋण पूंजी में वृद्धि करने से जो हमारे लाभ में कमी या वृद्धि होती है उसको हम लीवरेज कहते हैं। ठीक है, पहला आता परिचालन। ये सब डेफिनेशन हम पूछेंगे जरूर। परिचालन लीवरेज किसे कहते हैं? तो लिखिए, जब कंपनी या फर्म की कुल लागतों में स्थिर लागत अधिक रहती है उसे ऑपरेटिंग लीवरेज। सर, स्थिर लागत अधिक होती है तो उसे परिचालन लीवरेज या ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं। मतलब ये हुआ जब हमारे व्यवसाय में स्थायी लागतें अधिक होती हैं। स्थायी लागतें किसे कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए हमारी कोई कंपनी है, वहाँ पर देखो किराया देना पड़ेगा। मान लो किराए की बिल्डिंग है तो किराया देना पड़ेगा, तो ये उसका फिक्स एक्सपेंस है। बिजली का खर्चा चाहे उत्पादन हो चाहे ना हो, ये आपका फिक्स एक्सपेंस है। सैलरी देना पड़ता है कर्मचारी को, चाहे उत्पादन कम या बढ़े या जो भी हो, लेकिन वेतन देना पड़ेगा। तो ऐसे व्यय जहाँ पर कि स्थायी व्यय ज़्यादा होते हैं तो उसको हम ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है
इसको लिख लीजिए, ये बहुत आते हैं प्रश्न ऑपरेटिंग लीवरेज के। थोड़ी वो स्क्रीन शेयर करना। ये कंटिन्यू अब ऑपरेटिंग लीवरेज को डिनोट किया जाता है OL से। ऑपरेटिंग लीवरेज इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C/EBIT। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। कहाँ चला गया ये? ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला ये होता है, C मतलब होता है कंट्रीब्यूशन। क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। मतलब अभी अपन रेशियो एनालिसिस जब पढ़ेंगे ना, तब C का मतलब और समझ में आएगा। इसको और डिस्क्राइब कैसे करते हैं? सेल्स माइनस VC, वेरिएबल कॉस्ट, माइनस कर देते हैं तो C आता। C मतलब होता है कॉन्ट्री, ये हाथ से लिखते नहीं बनना, कंट्रीब्यूशन। देखो, सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट मतलब होता है परिवर्तनशील लागत, माइनस कर देते हैं तो हमारा ये एन है, ध्यान रखना, कंट्रीब्यूशन आता है। क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से अपन और माइनस कर देंगे FC मतलब होता है फिक्स कॉस्ट। देखो, लागतें दो प्रकार की होती हैं, एक होती परिवर्तनशील लागत, एक होती है स्थायी लागत। ठीक है, यदि हम परिवर्तनशील लागत को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन निकलता है। FC मतलब होता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट माइनस करते तो आता है EBIT। इसका मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये अपना पूरा फॉर्मूला हो गया। देखो, OL मतलब C/EBIT, तो C मतलब C कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम सेल्स लिखेंगे, फिर वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को माइनस कर देते तो क्या आता है? कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन मतलब अंशदान। इसमें से यदि हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते तो आता है EBIT। EBIT का फुल फॉर्म क्या होता? अर्निंग मतलब लाभ, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब ब्याज और कर के पूर्व का लाभ। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लें, OL का है ये फॉर्मूला। लिख लिया सभी ने? इसके प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अभी अपन इसके प्रश्न भी देखेंगे एक आध दो। अब आता है, आगे बोले सोनी कमेंट। हाँ सर। लिखिए अब आगे, DOL मतलब डिग्री ऑफ लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज। DOL मतलब होता है डिग्री यार अच्छे से लिखते नहीं बनना, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग
लीवरेज, ये आपको इंग्लिश में ही लिखने पड़ेंगे ये शब्द, क्योंकि ये हिंदी में नहीं चलते जनरली। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, पहले तो ये लिख लें, फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे। लिख लिया। अब जी सर। DOL का फॉर्मूला क्या होता है ये देखिए। DOL मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। इसका फॉर्मूला होता है ट्राइंगल इन EBIT। ट्राइंगल का मतलब यहाँ चेंज से है, चेंज इन सेल्स। DOL का फॉर्मूला ही होता है चेंज परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज का साइन डाल लेना। ट्राइंगल की जगह चेंज भी लिख सकते हैं आप, चेंज परसेंटेज इन EBIT। EBIT का फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ट्राइंगल मतलब चेंज परसेंटेज इन सेल, मतलब सेल्स के में जो परिवर्तन हो और EBIT में परिवर्तन हो, उसका जो डिफरेंस रहेगा वो DOL कहलाता है। ठीक है, ये एक बार पूछा गया था, DOL का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोग को? हाँ सर। नीलिमा मैडम, क्या होता OL का फॉर्मूला? सर कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। EBIT इक्वल टू क्या होता है? अर्निंग बिफोर नहीं, इंटरेस्ट। EBIT कैसे निकालेंगे? सर EBIT कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो EBIT आएगा। और पूरा फॉर्म कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? सर जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। जी जी जी, ठीक है। अब आता है अपना दूसरा वित्तीय लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज आगे लिखें। वित्तीय लीवरेज को समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किसे कहते हैं महिमा मैडम? कल अपन ने पढ़ा हुआ था। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किसे कहते हैं महिमा मैडम? जब किसी व्यवसाय या कंपनी में स्वामी की पूंजी को उसकी बजाय ऋण पूंजी अधिक होती है, तो उसे समता पर व्यापार कहते हैं। वेरी गुड। जब ऋण पूंजी अधिक रहती है बिजनेस में, ध्यान रखना, उसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। ठीक है, तो वित्तीय लीवरेज का दूसरा नाम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रहता है। मतलब क्या हुआ? वही हुआ, जब प्रश्न में ऋण पूंजी अधिक रहती है तो उसको वित्तीय लीवरेज कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला प्रश्न में, ये ध्यान रखना। अपन इस चैप्टर में केवल यही पढ़ रहे हैं कि जो पूंजी संरचना रहती है वो दो चीज़ों से मिलके बनती है, एक समता पूंजी और एक ऋण पूंजी। तो जब प्रश्न में ऋण पूंजी मतलब किसी भी चीज़ में यदि ऋण पूंजी अधिक है तो इसको समझ जाना ये अपना वित्तीय लीवरेज है, मतलब FL मतलब फाइनेंशियल लीवरेज। अब इसका फॉर्मूला लिखें, इसका फॉर्मूला क्या होगा? EBIT अपॉन EBT। ये फॉर्मूला होता है। FL मतलब फाइनेंशियल लीवरेज, EBIT अपॉन EBT। अब EBT क्या होगा? नीलिमा मैडम बता पाएंगे EBT क्या होगा?
अर्निंग बिफोर टैक्स। फॉर टैक्स। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? कहाँ चले, वो स्क्रीन कहाँ चली? हाँ ठीक है। हाँ, ईबीटी कैसे निकलेगा? ईबीटी निकलेगा, कैसे निकलेगा बीना मैडम? सर इंटरेस्ट माइनस कर देते सर, डिबेंचर्स को कर देते ईबीटी है अर्निंग बिफोर टैक्स, तो इसमें केवल आप ईबीआईटी में क्या माइनस कर दें? इंटरेस्ट, ब्याज माइनस कर देते हैं, तो अपना क्या निकल आता है? ईबीटी निकल आता है। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। अब इसका डीएफएल देखते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो एक बार फिर समझाइए, तो समझ भी नहीं आया मुझे। अच्छा, एफएल का फॉर्मूला समझ में आया? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। हाँ, ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलता है? पहले सबसे पहले अपन ने सेल्स लिखा, ठीक है। सेल्स में अपन ने क्या माइनस किया? वेरिएबल कॉस्ट मतलब परिवर्तनशील लागत माइनस की। तो यदि विक्रय में से परिवर्तनशील लागत माइनस करते तो अंशदान या कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। क्या आता है? कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। अब कॉन्ट्रीब्यूशन में यदि हम क्या माइनस कर देंगे? फिक्स कॉस्ट, तो ईबीआईटी आता है। तो ये कहें तो पहले अपन समझ चुके हैं। अब अपन को निकालना क्या? ये निकालना ईबीटी। ईबीटी कैसे निकालेंगे? ईबीटी इक्वल टू ईबीआईटी मतलब ऊपर वाला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें इंटरेस्ट और माइनस कर देते हैं, तो अपना ईबीटी निकल आता है। इंटर अभी क्वेश्चन और करेंगे ना, तब ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो डीएफएल का फॉर्मूला देखते हैं। डीएफएल का फुल फॉर्म क्या होगा? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। क्या होता है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। अब इसका फॉर्मूला होगा चेंज, ट्राइंगल मतलब चेंज, परसेंटेज, ईबीआईटी, ईबीआईटी परसेंटेज मतलब ट्राइंगल मतलब चेंज परसेंटेज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी में चेंज, नहीं सॉरी ईबीटी में चेंज। इसको एक मिनट गलत है। परसेंटेज चेंज ईबीआईटी मतलब इसका ऊपर वाला जो फॉर्मूला अपन ने देखा ना एफएल का, उसका उल्टा कर दो। ईबीटी ऊपर कर दें, ईबीआईटी नीचे कर दें और चेंज परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाएं, तो ये डीएफएल आ गया। डीएफएल मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, हो गया ये फॉर्मूला। अब आता है ओएल, सॉरी तीसरा कौन सा? संयुक्त लीवरेज। संयुक्त लीवरेज को इंग्लिश में बोलते कंबाइंड लीवरेज। लिख लीजिए, कंबाइंड या संयुक्त लीवरेज, इसको डिनोट किया जाता है कंबाइंड लीवरेज। इसका मीनिंग नहीं लिखना अपन को, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओएल मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू एफएल मतलब फाइनेंशिंग लीवरेज। ठीक है, ये कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सीएल निकलता है, कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, अब एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज किसे कहते हैं सोनिका मैडम?
कैसे? ऑपरेटिंग लीवरेज किसे कहते हैं? मीनिंग जब किसी कंपनी की कुल लागतों में स्थिर लागत अधिक होती है तो उसे स्थायी लागत अधिक। परिचय, इसका फॉर्मूला क्या होता हो ऑपरेटिंग लीवरेज का? OL इज इक्वल टू C अपॉन EBIT। सी मतलब कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे सर। हाँ, है ना? हाँ। और उसके बाद जो माइनस करेंगे तो वो फिक्स कॉस्ट अपॉन EBI किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन निकलने के बाद, है ना? ठीक है। अब इसके क्वेश्चन अपन कल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये चैप्टर लगभग अपना कंप्लीट हो जाएगा, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कल अपन शुरू इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं सर? ये बात पूछा जाता है कि वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालना है, ऐसे आते नहीं, हैं क्या? ऐसे नहीं आया। उसमें बोलेगा कि ऑपरेटिंग लीवरेज का कितना रहेगा। एक लाइन का क्वेश्चन रहेगा, ये इतना सेल्स इतना है, वेरिएबल कॉस्ट इतना है, फिक्स कॉस्ट इतना है, तो इसका OL बताओ या कंबाइंड लीवरेज बताओ, ठीक है। 2 लाइन के क्वेश्चन हैं, बहुत बड़े नहीं रहते ये, ठीक है। अब देखते हैं अपन जो कल अपन क्या पढ़ रहे थे, इसमें हमारी मुद्रा बाजार भी पढ़ाए थे कल आप। हमारा वीडियो उसको शेयरिंग मुद्रा बाजार के बारे में पढ़ रहे थे, मनी मार्केट के बारे में। एक बार पहले इसको अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मुद्रा बाजार किसे कहते हैं ये देखते हैं। मुद्रा बाजार का जो रेगुलेशन रहता है, संचालन कौन करता है? RBI करता, ठीक है। पहला पॉइंट कि रेगुलेटर कौन रहता है इसका, मुद्रा बाजार का? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो 2 प्रकार के मार्केट होते हैं। अभी अपन पढ़ रहे हैं मुद्रा बाजार, फिर इसके बाद पढ़ेंगे पूंजी बाजार मतलब कैपिटल मार्केट। तो मुद्रा बाजार मतलब क्या होता है? मुद्रा बाजार भारतीय वित्त बाजार का एक मुख्य बाजार, ठीक है। इस बाजार में रुपए का जो लेन देन होता है उसको मुद्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। मतलब जो मुद्राओं का लेन देन होता है उसको मुद्रा बाजार कहते हैं। बाजार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ किसी वस्तु के सेलर बायर उपलब्ध होते हैं। तो यह तो अपन को मालूम कि बाजार मतलब मार्केट में एक सेलर रहेगा या कुछ सेलर रहेंगे, बहुत सारे बायर रहेंगे। अब ये बात ध्यान रखिए, जो मुद्रा बाजार रहता है वो हमेशा लघु अवधि के लिए रहता है, मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहता है। इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो 1 साल तक का रहता है, 1 दिन से लेके 1 साल तक का रहता है मुद्रा बाजार का, ठीक है। तो मुद्रा बाजार कितने दिनों के लिए रहता है? 1 साल तक के लिए मुद्रा बाजार। 1 साल से अधिक है तो वो पूंजी बाजार के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2 लोग रहते हैं, एक ऋणदाता रहता है और एक उधार मतलब एक लेंडर्स, ऋण लेने वाला और एक ऋण देने वाला रहता है। अब ये मुद्रा बाजार में जो लेन देन करते हैं, जो उधार लेने वाले उधार देने वाले, ये हम तुम नहीं रहते हैं, ठीक है। मुद्रा बाजार का जो लेन देन करते हैं वो जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है। कॉमर्शियल बैंक मतलब ये जितने भी बैंक्स अपन को देखने में आते हैं वो कर सकते हैं, या LIC वगैरह या UTI वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग नहीं आ सकते हैं मुद्रा बाजार में। अब मुद्रा बाजार बताया गया था 2 प्रकार के होते हैं, संगठित मुद्रा बाजार और दूसरा होता है असंगठित। अपन को असंगठित से मतलब नहीं है। असंगठित मुद्रा बाजार किसे कहेंगे? जिसमें कि ये अपने जो महाजन वगैरह रहते हैं ना गांव देहात में, जो गिरवी रख के ऋण अपने उसमें दे देते, तो वह संगठित, उससे अपन को लेना देना नहीं है। अपन को मतलब है संगठित मुद्रा बाजार से। तो संगठित मुद्रा बाजार को कई भागों मतलब बहुत सारे भागों में बांटा गया है। तो पहला आता कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट मतलब याचना वाला मार्केट। अब कॉल मनी मार्केट किसे कहते हैं? इस बाजार का ऋणदाता और उधारकर्ता वाणिज्यिक बैंक होते हैं, ये बात ध्यान रखना। कॉल मनी मार्केट जो रहता है उसके जो ऋणदाता मतलब ऋण लेने वाला और ऋण देने वाला दोनों वाणिज्यिक बैंक रहे। जैसे SBI वालों ने
HDFC बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो यहाँ दोनों बैंक ही हैं, तो ये आपस में व्यवहार करते हैं। देखो इन लोग के पास यदि कैश में कुछ कम हो जाता है ना तो एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए ये लोग उधार लेते हैं, ठीक है, तो जनरली ये उन्हीं की अपन को बात कर रहे हैं। तो इसको कॉल मनी मार्केट कहते हैं। तो कॉल मनी मार्केट, ये बात ध्यान रखना, आता है क्वेश्चन, कॉल मनी मार्केट किसके लिए रहता है? केवल वाणिज्यिक बैंकों के लिए। वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं? ये जितने भी अपन को बैंक देखने में आते हैं ये वाणिज्यिक बैंक रहते हैं। इनकी जो अवधि रहती है कॉल, ये अगर ये एक दिन या 2 दिन के लिए ये पैसा लेते हैं उधार, तो उसके बदले में ये सिक्योरिटी क्या देते हैं? इन लोग की तो फेस वैल्यू रहती है ना, अब एक दिन के लिए लिया तो इसमें कुछ वो नहीं रहता, गिरवी रखने वाली कोई बात नहीं, गुडविल रहती है उनकी, ठीक है। और इसमें जो अवधि रहती है कॉल मनी मार्केट की, जो अवधि रहती है वो 1 दिन से लेके कितने दिन तक रहती है? 14 दिन तक के लिए रहती है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें भी बाइफरकेट किया है, 3 प्रकार के कॉल मनी होते हैं। एक कॉल मनी होता है, एक नोटिस मनी होता है, एक टर्म मनी होता है। ये अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कॉल मनी केवल 1 दिन के लिए लेन देन करता है, मतलब 1 दिन के लिए उधार लिया, मतलब एक बैंक ने दूसरे बैंक को फ़ोन किया कि हमें कॉल मनी दे दो, तो कॉल मनी दे दो मतलब कितने दिन के लिए दे दो? केवल 1 दिन के लिए, ठीक है। यदि नोटिस मनी मांग रहे हैं तो 2 से 14 दिन के लिए ड्यूरेशन रहता है। और टर्म मनी जो रहता है वो कितने दिन के लिए रहता है? टर्म मनी 15 दिन से 364 दिन, मतलब 1 साल तक के लिए। तो ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी, ठीक है। इनकी जो ब्याज दर होती है, ये शायद कल हमने नहीं लिखवाया था, इसकी जो ब्याज दरें रहती हैं, मान लो कोई बैंक ने किसी बैंक से लोन लिया, मतलब कॉल मनी लिया, तो उनको कुछ ब्याज देना पड़ते हैं, ठीक है। तो इसकी जो ब्याज दरें रहती हैं वो जनरली लिखिए, कॉल मनी से संबंधित ब्याज दरों का निर्धारण MIBOR, ये सभी कैपिटल में लिखना, MIBOR, MIBOR का फुल फॉर्म लिख लें, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। ये शॉर्ट फॉर्म मतलब फुल फॉर्म लिखने के लिए आता है, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट के द्वारा होता है। मतलब जो ब्याज दर का निर्धारण रहता है वो MIBOR के द्वारा होता है। तो जनरली इसका फुल फॉर्म आता है लिखने के लिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ये जो MIBOR है वो NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से नियंत्रित होता है, ठीक है। जब NSE अपन पढ़ेंगे ना तब उसमें और आएगा। अब अगला आता है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल के बारे में कल शायद अपन ने थोड़ी बहुत पढ़ लिया था, जिसको टी बिल कहते हैं, ठीक है। अभी अपन ने देखा जो कॉल मनी रहता है वो कौन लेन देन करते हैं कॉल मनी का? वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। जो ट्रेजरी बिल रहते हैं वो सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता, मतलब वहाँ पर सरकार की प्रतिभूतियों मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसे कहते हैं? जिसमें मतलब जो सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसमें ठप्पा लगा हो, ठीक है, जिसमें सील वगैरह लगी हो, उसको सरकारी प्रतिभूति कहते। तो लिख लीजिए, टी बिल का शायद लिखा भी होगा, टी बिल का बाजार लघु अवधि का होता है। लघु मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहता है और सरकारी प्रतिभूतियों का लेन देन होता है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ यदि सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है, अच्छे सुनिएगा, ट्रेजरी बिल जो रहते हैं उसमें सरकार ऋण लेती है। किससे लेती है?
मतलब आरबीआई से लेगी ऋण या कोई बैंक से तो नहीं, मतलब राज्य सरकार या कोई भी सरकार, जैसे मध्य प्रदेश एमपी गवर्नमेंट जब चाहे वो ऋण लेती रहती है ना। तो ऐसे ही वो कोई भी सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेती है तो उसको टी बिल के थ्रू लोन ले सकती है। अब ये जो ट्रेजरी बिल रहते हैं उनकी जो अवधि रहती है वो कितने कितने दिन की रहती है? 91, 182, 364 डेज। ये ध्यान रखना तीनों। इसमें ऑप्शन में आएगा कि इसमें से कौन सा एक नहीं है, मतलब 91, 182, 364 दिन वाले होते, इसके अलावा और कोई टी बिल नहीं होते हैं। ठीक है, अब आता है, यहाँ तक तो शायद हो गई थी कहानी अपनी। ठीक है, अब आगे आता है कॉमर्शियल पेपर। लिखिए कॉमर्शियल पेपर या वाणिज्यिक विपत्र। ये भी हो गया था। हो गया था नहीं? हाँ हो गया था। इसमें कितने दिन के लिए ऋण लिया? हाँ, कौन ऋण लेता है इसमें? देखो अभी तक अपन ने देखा पहले पहले कौन सी, कॉल मनी कौन ऋण लेता है? वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। उसके बाद दूसरा कौन सा है? वाणिज्यिक बैंक के बाद अपन ने टी बिल्स देखे। टी बिल्स में कौन ऋण लेता है? गवर्नमेंट लेती है। अब आता है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर जो रहते हैं लिमिटेड कंपनियों द्वारा, लिख लीजिए, शायद लिखवा है कि नहीं लिखवा है? अच्छा, लिमिटेड कंपनियों द्वारा मुद्रा बाजार में जारी किए जाते हैं, मतलब ये कंपनियों के द्वारा ऋण वगैरह जो लिए जाते हैं ना, उसके लिए रहते हैं। इसकी रेटिंग जो करता है वो क्रिसिल करता है, CRISIL। ठीक है, और इसकी न्यूनतम अवधि मतलब कम से कम 7 दिन के लिए और अधिकतम 364 दिन के लिए ये ऋण ले सकते हैं। यहाँ तक अपनी कहानी हो गई थी। ठीक है, अब आगे आता है रीपर्चेज ऑर्डर। लिखो रेपो, REPO, रेपो या रीपर्चेज एग्रीमेंट या ऑर्डर। रीपर्चेज ऑर्डर। रेपो का मतलब जब कोई अनुसूचित बैंक, ध्यान रखना, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं बीना मैडम? आरबीआई के सेकंड लिस्ट में जो शामिल होते हैं। जो आरबीआई की सेकंड लिस्ट में जो बैंक शामिल होते हैं उनको अनुसूचित मतलब शेड्यूल वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं, मतलब कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। जब वो ऋण लेते तो वो रेपो का यूज करते हैं। लिखिए, जब कोई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक लघु अवधि के लिए ऋण लेता है तो तब वह रेपो, REPO का प्रयोग करता है। क्या बोला आपने? जब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक लघु अवधि के लिए ऋण लेता है तो वह रेपो का प्रयोग करता है, REPO। इसकी अधिकतम अवधि 90 दिन की होती है। 90 दिन की होती है। ठीक है, बस इसके लिए तो इतना ही पर्याप्त है अपने लिए।
तो ये अपने कौन से बाजार आ गए, ये सारी प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, ठीक है। ऐसी प्रतिभूतियों को हम क्या बोलते हैं, मुद्रा बाजार। कौन सा बाजार बोलते हैं, मुद्रा बाजार। अब इसके बाद अपन पूंजी बाजार पढ़ेंगे, ठीक है। तो हो गया है टाइम, तो कल अपन पूंजी बाजार पढ़ते हैं, ठीक है। आपकी रिकॉर्डिंग आ रही है, एक दिन उसकी आई थी रिकॉर्डिंग। नहीं, कल की हम भेज नहीं पाए, अब आज भेजते हैं। अभी लाइक वाइक भी कर देना थोड़ी बहुत, अब हमारे सब्सक्राइबर्स तो बढ़ा जाए कुछ। मैंने तो कर दिया ना। अच्छा अच्छा सर मैंने भी किया था सबसे पहले। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी हम सेंड कर दें। आपने हमने तो देखा ही नहीं। क्या? हमने तो देखी तक नहीं। क्या रिकॉर्डिंग आपकी? अरे हमने ग्रुप में सेंड किया था ना लिंक। अच्छा, देखती हूँ। अभी आज की भी और कल की भी भेज देंगे, ठीक है। हाँ। और आज हमने एक वो पीडीएफ टाइप की भेजी, पीडीएफ नहीं है वो, नोट्स भेजे हुए हैं, इंग्लिश में है। जी सर। है ना, तो वो देख लीजिएगा आप। जी सर जी। और अभी हम जो अपन ने पढ़ा है ना मनी मार्केट, उसकी भी नोट्स हम आपको सेंड कर दे रहे हैं। ये हिंदी में भी चाहिए? हिंदी ही में है वो पूरे, देख लीजिए आप, देखिए सभी लोग, पूरे हिंदी में नोट्स हैं इसके, ठीक है। और कुछ कम हो या जो इम्पोर्टेंट लगे तो आप लोग बता भी सकते हैं कि अपन ने ये चीज नहीं पढ़ी, ठीक है। कल अपन पूंजी बाजार पढ़ेंगे। और कृपया कर समय का ध्यान रखें, क्या रहता फिर बीच बीच में आते तो फिर समझ में भी नहीं आ पाएगा, हो सकता है। तो आप लोग को क्लास का कुछ फीडबैक दीजिए, कैसा क्या लग रहा, कुछ अनुभव शेयर करें। सोनिका मैडम। सर मेरी पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, आपकी इस क्लास के कारण थोड़ा बहुत पढ़ने लगे। अच्छा, धन्यवाद। और समझ भी आ रहा है। महिमा मैडम। हम भी सिर्फ तो नहीं पढ़ रहे सर, उसके अलावा आपको मालूम है हम पढ़ाई करते ही नहीं। तो वो तो ठीक है, क्लास के बारे में बताना है आपको। नहीं, बहुत सही लग रहा है, रिवीजन हो रहा है। ऑनलाइन क्लास चालू कर दीजिएगा आप। अरे वो तो बात की, पुराना जो है वो होते जा रहा है कि हाँ हमने पढ़ा था ये सब चीजें। बीना मैडम।